हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बढ़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, जैसा आपको पता है कि 11वीं क्लास है हमारी और 11वीं क्लास में हम लोग देख रहे हैं भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास। और इसी भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास के अंतर्गत जो है मेरे प्यारे बच्चों, हम आज चैप्टर नंबर 8 को पढ़ेंगे। और चैप्टर नंबर 8 है हमारा आधारिक संरचना, यानी कि बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की हम लोग बात करेंगे। देखिए, आपने बहुत बार न्यूज़पेपर में, न्यूज़ में, रेडियो में और लोगों में डिस्कस करते हुए अक्सर सुना होगा कि हमारे यहाँ जो है आधारिक संरचना का अभाव है। बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे यहाँ डेवलप नहीं है। विदेशों में बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छे से डेवलप है, बहुत बढ़िया उसकी वर्किंग प्रॉपर्टी है। तो आज इन सारे चीज़ों को, इन सारे तथ्यों को हम लोग एक एक करके, गौर करके हम समझने का प्रयास करेंगे। पहला, इस अध्याय में आपको पढ़ने के बाद सामाजिक और आर्थिक आधारिक संरचना के क्षेत्र में भारत के प्रमुख चुनौतियों को सामना करना पड़ रहा है और उसे समझेंगे कि सबसे प्राइमरी चीज हमें समझ आएगी कि आखिर में जो हमारी सामाजिक और आर्थिक जो संरचना के क्षेत्र हैं उनमें कैसे चुनौतियां हैं और कैसे उनको सामना करना पड़ रहा है। आर्थिक विकास में आधारिक संरचना की जो भूमिका है उसको जानेंगे। आधारिक संरचना के प्रमुख अंगों के रूप में ऊर्जा को समझेंगे। ठीक, ऊर्जा और स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र को संभावनाओं को जानेंगे। भारत में स्वास्थ्य की आधारिक संरचना और उनके विषय हैं उनको पढ़ेंगे। तो हम बेसिकली इस चैप्टर में सारी चीजों पर बेसिकली हम बात करेंगे। हेल्थ के विषय में, एनर्जी के विषय में, ठीक, कौन कौन से उसके क्षेत्र हैं, क्या उसकी भूमिका हो सकती है, इन सभी मुद्दों पर हम लोग जो है अपने इस लेक्चर में गौर करने वाले हैं। तो जैसा आपको पता है कि जब भी हम कोई चैप्टर पढ़ते हैं तो किसी ना किसी कोटेशन के साथ हम लोग शुरू करते हैं। जैसे अनेक वस्तुएं जिनकी हमें आवश्यकता है, प्रतीक्षा करती हैं, लेकिन एक बच्चा नहीं है, उसे हम कल नहीं कह सकते, उसका नाम आज है। देखिए, हम कुछ चीजों के लिए वेट कर सकते हैं कि चलो आज नहीं है कल होगा, कल नहीं तो परसों होगा, आज नहीं परसों। लेकिन एक ऐसा बच्चा है जिसे हम क्या नहीं कर सकते हैं, उसे कल नहीं टाल सकते, वो है आज। यानी कि आप प्रेजेंट को कल के ऊपर नहीं छोड़ सकते, फ्यूचर के ऊपर नहीं छोड़ सकते। ये कहा है किली कीवी गॉरियल मिल्ट्रिल ने, क्या कहा है कि आप आज के काम को कल के ऊपर नहीं छोड़ सकते। ठीक, परिचय। क्या आपने कभी इस बात पर विचार किया है कि भारत के कुछ राज्य अन्य क्षेत्रों के कुछ राज्यों के मुकाबले अधिक अच्छी तरह से क्यों कार्य कर रहे हैं? कृषि और बागवानी के उत्पादन में पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश समृद्ध क्यों है? औद्योगिक तौर पर महाराष्ट्र, गुजरात के अन्य क्षेत्र आगे क्यों हैं? स्वयं ईश्वर देश के रूप में प्रसिद्ध केरल में साक्षरता, स्वास्थ्य की देखभाल और साफ सफाई की प्रवणता पर पार कर गया है और बड़ी संख्या में पर्यटकों को आकर्षित कर रहा है। कर्नाटक सूचना प्रौद्योगिकी सारे विश्व की ओर अपना ध्यान आकर्षित करता है। देखिए, सिंपल है, पूरा देश है, हर देश में कुछ न कुछ चीजों को लेकर विशेषता है। पंजाब, हरियाणा और हिमाचल में जो आपका कमर्शियल एग्रीकल्चर है, इतना अच्छा कहीं और डेवलप क्यों नहीं होगा? अगर आप अपने केरल को देखोगे तो आपका केरल में आपको हेल्थ और एजुकेशन के मामले में, सफाई के मामले में पूरे भारत में सबसे नंबर 1 क्वालिटी में स्टेट्स। अगर हुई आप संचार, सूचना, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो कर्नाटक पूरे विश्व में अपनी ओर ध्यान खींचता है। तो ऐसा क्यों है? क्यों है ऐसा? तो कह रहे हैं यह सब इसलिए है क्योंकि इन राज्यों में अन्य राज्यों की अपेक्षा उन क्षेत्रों के बेहतर आधारिक संरचना है। अब कह रहे हैं ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि जिस तरह का बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर उनको डेवलप करने के लिए चाहिए, उन स्टेट के पास है, औरों के स्टेट के पास नहीं है। ठीक, जिनमें वे आगे बढ़ते हुए, कुछ राज्यों के पास बेहतर सिंचाई की सुविधा है तो कुछ राज्यों के पास परिवहन की अच्छी सुविधा है।
वे बंदरगाह के निकटतम हैं जिन्हें हम अपने विभिन्न निर्माण उद्योग के लिए आवश्यक कच्चा माल आसानी से मिल जाता है। कर्नाटक में बेंगलोर जैसे शहर अनेक बहुराष्ट्रीय कंपनी को आकर्षित करता है क्योंकि वे विश्व स्तरीय संरचना सुविधा उपलब्ध कराते हैं। ये समस्त सहयोगी संरचना जो किसी एक देश के विकास को संभव बनाती है, उस समय देश की आर्थिक आधारिक संरचना करती है। फिर आधारिक संरचना किस प्रकार से विकास को संभावित करती है, ठीक, ये हमको आपका देखना है। ठीक है कि कैसे आपका चीजों को प्रभावित करती है, कौन कौन सी क्या चीज है, इनको हम लोग देखते हैं। आधारिक संरचना क्या है? आधारिक संरचना औद्योगिक व कृषि उत्पादन, घरेलू व विदेशी व्यापार और वाणिज्य के प्रमुख क्षेत्रों में सहयोगी सेवा उपलब्ध कराता है। इन सेवाओं में सड़क, रेल, बंदरगाह, हवाई जहाज, बांध, बिजली घर, तेल, गैस, पाइपलाइन, दूरसंचार सुविधा, स्कूल, कॉलेज सहित देश की शैक्षणिक व्यवस्था, अस्पताल, स्वास्थ्य सुविधा, सफाई, पेयजल, बैंक, बीमा, अन्य वित्तीय संस्था तथा मुद्रा प्रणाली शामिल है। इनमें से कुछ विशेषताओं को प्रत्यक्ष वस्तु और सेवाओं के उत्पादन के रूप में पड़ता है, जबकि कुछ अन्य को सामाजिक क्षेत्रों के निर्माण और अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग करता है। ठीक, ये सारी चीजें क्या हैं यहाँ। अब देखिए, आप समृद्ध मार्गों को जोड़ने वाली सड़क। अब आप मुझे बताइए, अगर आपके क्षेत्र में या आपके देश में, आपके राज्य में अगर ट्रांसपोर्ट की सुविधा के लिए अगर रोड अच्छी हो जाए, अगर सड़क हम अच्छी बना दें, तो आप मुझे बताइए कि जो हमारा व्यापार है वो सुगमता से होगा कि नहीं होगा? क्या हम समय से पहले चीजों पर पहुंच रख सकते हैं कि नहीं रख सकते? क्या रोड का होने से हमारे व्यापार और हमारी ग्रोथ पर क्या फर्क पड़ता है? ठीक, और अगर रोड अच्छी होंगी तो ट्रांसपोर्टेशन का जो आपका ट्रांसपोर्ट है उसका जाल किस प्रकार से बनेगा, आप इस जाल को अच्छे से देख सकते हैं। ठीक, तो इन सारी चीजों को थोड़ा सा गौर करने, विचार करने, इनको सहज करने की थोड़ी सी आवश्यकता है। अगर आप इनको अच्छे से करके देख लेते हैं तो फिर तो कोई टेंशन किसी प्रकार की है ही नहीं। चलिए, तो अब आधारिक संरचना को आपने पढ़ लिया कि क्या है। औद्योगिक और कृषि उत्पादन, घरेलू व्यापार और वाणिज्यिक प्रमुख क्षेत्रों के सहयोग से सेवा जो उपलब्ध कराती है, उनको हम बोलते हैं कमर्शियल चीजें। अब ऐसा ही एक इमेज है, विद्यालय किसी देश के महत्वपूर्ण आधारिक संरचना है। अब देखिए, आपका स्कूल है, अगर बेसिक समझाऊं कि बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, आपके स्कूल में अगर बैठने के लिए अच्छे से चेयर हैं, फैन है, डिजिटल बोर्ड है, ठीक, पूरी सुख सुविधा है, साफ सुथरा वातावरण वाला आपका स्कूल है, तो मान लीजिए स्कूल के लिए पर्याप्त जितनी भी आधारिक बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की जो चीजें हैं वो आपके पास उपलब्ध हैं, तो आप उन सब चीजों से परिपूर्ण हैं। आपकी स्थिति कैसी है? बहुत अच्छी है। ठीक, अभी देखिए बच्चे अच्छे से बैठे, लेकिन बोर्ड देखिए किस प्रकार का है, बहुत पुराना बोर्ड है, ओल्डेस्ट, तो नई अलग है। ठीक, आगे देखिए, आधारिक संरचना की प्रासंगिकता की बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों हो, उसकी क्या रिलेवेंसी है, उस रिलेवेंसी को थोड़ा सा हमें देखना है और उस पर हमको गौर करना है। आधारिक संरचना ऐसी सहयोगी प्रणाली है जिस पर एक आधुनिक औद्योगिक अर्थव्यवस्था की कार्य कुशल प्रणाली निर्भर है। आधुनिक किसी भी बीजों, कीटनाशक दवाइयों और खाद के तीव्र बड़े पैमाने के परिवहन पर निर्भर करती है। इसके लिए आधुनिक सड़क, रेल, जहाज सुविधा का उपयोग करती है। वर्तमान समय में कृषि को बड़े पैमाने पर कार्य करने की आवश्यकता के कारण बीमा और बैंकिंग पर निर्भर रहना पड़ता है। क्या रहना पड़ता है? बैंकिंग पर, आपका इन सब चीजों पर निर्भर रहना पड़ता है। देखिए, अगर आपको पैसा लेना है तो बैंक आपको बैंक के ऊपर डिपेंडेंट है। आप देखिए, भले ही चीजें मॉडर्नाइज हैं, रोड अच्छी हैं, रेल है, ट्रांसपोर्ट की सुविधा है, ये सारी चीजें बहुत बढ़िया है, लेकिन कहीं ना कहीं है, किसी न किसी चीज में आपका
हमारे सामने जो है पड़ जाती है। चलिए तो एक बार देखिए, फिर आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब देखिए, आधारिक सुविधा एक देश के आर्थिक विकास के उत्पादन के तत्वों के उत्पादन में वृद्धि करके उनकी जनता के जीवन की गुणवत्ता को सुधार करके योगदान करती है। अपर्याप्त आधारिक संरचना से स्वास्थ्य पर अनेक प्रकार का बुरा असर पड़ता है। आपूर्ति और सफाई में सुधार के जल संक्रमित बीमारियों में अस्वस्थता में कमी आती है और बीमारी के होने की उसकी गंभीरता कम होती है। जल, सफाई, स्वास्थ्य और बीच में जो है स्पष्ट संबंध होने के अलावा यह भी हम जानते हैं कि परिवहन और संरचना की रचनात्मक सुविधा की गुणवत्ता का प्रभाव स्वास्थ्य की देखभाल पर पड़ता है। विशेषकर घनी आबादी वाले क्षेत्र में परिवहन से जुड़े वायु प्रदूषण, बचाव जोखिम का असर रोगाणुता पर पड़ता है। अगर देखिए आपके यहाँ ट्रांसपोर्ट सुविधा ज्यादा है तो बेसिक बात है कि वहाँ पॉल्यूशन ज्यादा होगा, और अगर पॉल्यूशन ज्यादा है तो आपका उसका सीधा प्रभाव आपके स्वास्थ्य पर पड़ेगा, तो वो जोखिम भरा भी हो सकता है, आप उससे बचाव भी कर सकते हैं। ये सारे आपके रोगाणुता वाली जितनी भी चीजें हैं ये हमको वहाँ देखने के लिए मिल सकती हैं। तो इन सारी चीजों पर हमको थोड़ा सा बेसिक गौर करते हुए क्या है इन पर चलना चाहिए। तो एक बार आप इन पर देख लें मेरे प्यारे बच्चों, थोड़ा सा गौर कर लें, फिर हम इन्हें आगे बढ़ जाएंगे और एक एक करके इनको और देख लेंगे। देख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। देख लिया, आगे बढ़े। अब आप देखिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि बांध जो है भारत के आधुनिक विकास के मंदिर होंगे। तो आपने देखा हमारे यहाँ बहुत बड़ी बांध परियोजनाएं बनी हुई है और भारत के हर एक राज्य में लगभग एक न एक बांध परियोजना तो है ही, और कई राज्यों में तो बहुत सारी। बस कंडीशन क्या है, आपका किसी का आकार छोटा है, किसी का बड़ा है, किसी का बहुत बड़ा है, किन्हीं को बहुउद्देश्य परियोजना के रूप में है, वहाँ किसी को किसी विशेष कार्य परियोजना के रूप में चिन्हित किया गया है। तो इन सबको देखना है। अब देखिए, बांध बनाने का क्या फायदा है। एक तो पानी को हम लोग स्टोर कर सकते हैं, उस पानी से हम बिजली बना सकते हैं, मछली पालन कर सकते हैं, ठीक, और उसे हम नहरों के माध्यम से जहां पर हमारा शुष्क है या वर्षा जहां पर कम होती है, हम उन क्षेत्रों तक क्या है बारिश जो पानी है जहां बारिश नहीं पहुंचती, वर्षा नहीं होती, उन क्षेत्रों पर हम लोग क्या है इस नहर के पानी के माध्यम से हम उस क्षेत्र को सिंचित कर सकते हैं। ठीक, तो एक चीज के साथ ना जाने कितनी सारी चीजें क्या होती हैं प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ी होती हैं। सरकार की कोशिश यही रहता है कि आम जनमानस के लिए जितनी सुविधा लाभ वो सुनिश्चित करा सके उतनी वो कराने की कोशिश करती है। आइए आधारिक संरचना की थोड़ी सी स्थिति और कंडीशन को पढ़ लेते हैं कि क्या कंडीशन है, कैसी स्थिति है, इस पर थोड़ा सा विचार करेंगे। देखिए, आधारिक संरचना की स्थिति पारंपरिक रूप से भारत में आधारिक संरचना को विकसित करने का पूरा दायित्व सरकार का है, लेकिन यह पाया गया है कि आधारिक संरचना में सरकार का निवेश अपर्याप्त था। आजकल निजी क्षेत्रों में स्वयं और सरकार के साथ संयुक्त भागीदारी का आधारिक संरचना के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाना शुरू कर दिया है। ठीक, क्या कर रहे हैं कि जो संयुक्त भागीदारी क्षेत्र हैं वो भी क्या कर रहे हैं, इसके अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं और पार्टिसिपेट कर कर इन चीजों को भागीदार के रूप में निभाना उन्होंने शुरू कर दिया है। ठीक, हम बहुसंख्यक ग्रामीण क्षेत्र के निवास करती हैं, कह रहे जो हमारी बहुत बड़ी आबादी है वो कहीं ना कहीं जो है हमारे ग्रामीण क्षेत्र में निवास करती है। विश्व में अत्यधिक तकनीकी उन्नति के बावजूद ग्रामीण महिलाएं अपनी ऊर्जा की आवश्यकता की पूर्ति हेतु फसल का बचाव, खुचा, गोबर और जलाऊ लकड़ी जैसे जैव ईंधन आज भी उपयोग करते हैं। ईंधन, जल, अन्य बुनियादी आवश्यकताओं के लिए
उन्हें दूर जाना पड़ता है। अब देखिए, अगर किसी को आग जलानी है, उसके लिए लकड़ी बीनना, ये सारे काम करना आज की तारीख में भी गांव के लिए बहुत बड़ा चैलेंजिंग फेस है। ठीक, कह रहे हैं 2011 की जनगणना के डाटा आंकड़े बताते हैं कि ग्रामीण में केवल 56% परिवारों के पास बिजली की सुविधा है। यानी कि 100 लोगों में से केवल 56% लोग ऐसे हैं जिनके पास लाइट की सुविधा है। वर्तमान देखिए, अब जो जनगणना 2000 आपका 21-22 आनी थी, 23 चल रहा है, तो अब उसमें ये सारी चीजें पूरी साफ हो जाएंगी, कितने % लोगों को जो है ये सब सुविधा उपलब्ध हो गई है। तो एक बार देख लीजिए, पढ़ लीजिए, फिर थोड़ा सा आगे बढ़ जाएंगे। देख लें आप सभी एक बार बच्चों। देख लिया आप लोगों ने, आगे बढ़ जाएं। कोई किसी का डाउट, कोई क्वेरी बच्चों, किसी है कोई प्रश्न? चलिए, कोई क्वेरी कोई प्रश्न नहीं है। एक बार पीछे से थोड़ा सा एक बार अच्छे से देख लें, कुछ पूछना तो नहीं है। आपको बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर समझ आया कि नहीं आया? आधारिक संरचना होती क्या है? पहले मेन तो चैप्टर को ही समझना है। जब आप चैप्टर को समझ लोगे तो आप सारे प्राइम चीजों को जितने भी हैं आप उनको समझ जाओगे। ठीक, देख लीजिए। देखिए, जबकि 43% परिवारों के पास मिट्टी के तेल का उपयोग करते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में 85% परिवार खाना जैव ईंधन के इस्तेमाल पर बताता है। यानी कि 100 में से 85 लोग ऐसे हैं जो खाना आज भी लकड़ी, कंडे, उपले या किसी न किसी सहारे से बनाता है। यानी कि वो क्या नहीं करता, आपका एलपीजी को यूज नहीं करता। यानी कि वो आज भी किस पे टिके हैं? जिस तरह से जैव ईंधन, कोयला वगैरह पर जिस तरह से वो खाना बनाते आ रहे ट्रेडिशनल, उसी प्रकार में उनका आज भी चल रहा है। केवल 31% ग्रामीण परिवारों में लोगों को नल ही उपलब्ध हैं। लगभग 69% लोग टैंक, तालाब, झरना, नदी, नहर आदि में खुले स्रोत के पानी पीते हैं और ग्रामीण इलाकों में 30% लोग सफाई की स्वच्छता प्राप्त है। केवल गांव में 30% ही आपको सफाई जो है देखने के लिए मिलेगी। पक्के घर के साथ स्वच्छ पेयजल अभी भी एक सपना है। कह रहा है कि सब लोगों का पक्का घर हो और पक्का घर के साथ साथ सबको स्वच्छ साफ सुथरा जल मिले, ये भारत में आज भी सपना बना हुआ। आप कहेंगे सर भारत तो हमारा बहुत डेवलप कंट्री है, इतना हमारे पास फॉरेन रिजर्व है, इतना सब कुछ है, फिर आप ये कैसे कह रहे हैं कि हमारे पास पानी तक की एक आपका सपना बना हुआ है? तो देखिए, आप आज भी अपने पहाड़ों में ऊपर के पार्ट पर देखेंगे, जहां पर वर्षा नहीं होती है तो बहुत कम, जहां पर बर्फ हमेशा पड़ी रहती है, तो ऐसी जगह पर ये दिक्कत कैसी है? कॉमन है और बहुत आम है, पानी की जो समस्या होने को देखने को जो मिल रही है। क्लियर है? तो एक इमेज आपको दी गई है और गांव की बहुत बहुत पुरानी इमेज कहीं से उठाई है, इसको देख लीजिए। फिर कुछ पूछना है, इसमें कुछ और टॉपिक ऐसा है जो बिंदु आपको समझ नहीं है, तो मेरे प्यारे बच्चों आप उससे पूछ सकते हैं। देख लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। देख लिया? अब देखिए, बस सारणी को समझने का प्रयास करते हैं और इस सारणी को गौर से देखते हैं। सारणी है 8.1, भारत तथा अन्य देशों के कुछ आधारिक संरचना। सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में निवेश, सुरक्षा के रूप में पेयजल की उपलब्धता परसेंटेज, प्रबंधन में, मोबाइल में, ऊर्जा में, इन सबका जो है एक अच्छा खासा जो परसेंट है वो आपका बना हुआ है और एक अच्छा खासा जो परसेंट है वो हमको भी इसमें दिखाया गया। तो उन परसेंटों पर हमको थोड़ा सा गौर करना है और गौर करके हमको एक एक करके थोड़ा सा देखना है।
देखिए, चीन में 44 है, हांगकांग में 22 है, भारत में 30 है, दक्षिण कोरिया में 31, पाकिस्तान में 16, सिंगापुर में 28, इंडोनेशिया में 34। अगर हम लोग बात करें तो भारत में 94% है, और हम लोग सेवा सुरक्षा महाप्रबंधन में देखें 40 है, मोबाइल यूज करने में 87% है, ऊर्जा की खपत में 809 है। यानी कि चाइना से हम कम हैं, बाकी और देश से हम कैसा है, बहुत ज्यादा रैंकिंग करते हैं कि हमारे यहाँ बिजली की जो खपत है, आपका प्रति मिलियन जो आपका टन है वो तेल के बराबर है। यानी कि बहुत बड़ी हम लोग बिजली की खपत को कंज्यूम करते हैं। ठीक, एक बार इस सारणी को सभी लोग अच्छे से देख लीजिए। इसमें जो हमारे पड़ोसी देश हैं उनकी रैंकिंग को भी शो किया गया है, तो एक बार आप इसको अच्छे से देख लें, फिर हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ जाएंगे। कुछ डाउट हो, कुछ चीज समझ नहीं आए, तो बच्चों माइक लेकर चैट के माध्यम से अपनी क्वेरी को, अपने प्रश्न को आप मुझसे पूछ सकते हैं सिस्टम के माध्यम से। किसी का कोई भी क्वेरी, किसी का कोई भी डाउट हो, आप मुझसे पूछ लीजिए। देख लिया? चलिए, सारणी 8.1 में हमने देखा कि भारत में उपलब्ध आधारिक संरचना की सुविधाओं की तुलना अन्य देश की उपलब्ध सुविधाओं से की। यह सर्वदा विवादित है कि आधारिक संरचना की विकास की नींव है, और कह रहे ये हमेशा आपका डिस्प्यूट रहा है कि आप अगर किसी को बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के आधार पर आप उसे डेवलपमेंट कहोगे तो ये एक बहुत बड़ी दिक्कत की बात है और बहुत बड़ी समस्या की बात है। ठीक, ये थोड़ा सा गौर करने वाली बात है। भारत आधारिक संरचना पर अपने सकल घरेलू उत्पाद का मात्र 30% निवेश करता है। यानी कि सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी का कितना परसेंट? 30%। बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए जो भारत की जीडीपी का जितना पैसा है, मान लीजिए 100 रुपए है, वो 70 रुपए कहाँ खर्च करता है आपका? ध्यान देना है, 70 रुपए नहीं बच्चों, 30 रुपए, 30% की बात कर रहे हैं। किस पर? बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, और 70 पर अन्य कार्य जो हैं उनमें सम्मिलित होता है। तो अगर प्रश्न बन जाए कि भारत की जीडीपी का कितना पैसा बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए भारत सरकार आपका करती है, तो आप बिल्कुल साफ कहेंगे कि 30% जो है भारत सरकार ये करती है। कुछ अर्थशास्त्रियों ने अनुमान लगाया है कि अब से कुछ दशकों के बाद भारत विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था होगी। ऐसा लोग कह रहे हैं कि विश्व की जो है तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हमारे सामने बनेगी, और है भारत, और पहले नंबर की होगी चाइना। ये आपको ध्यान रखना चाहिए। ठीक, भारत को आधारिक संरचना सुविधाओं में निवेश को बढ़ाना होगा। कह रहे जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर में हमारा जो सुविधा का कुछ इन्वेस्टमेंट हो, तो हम अगर इस तरह से कुछ काम कर पाए तो हमारी चीजें और ज्यादा निखरेंगी और जीडीपी बहुत जल्दी ग्रोथ करेगी ग्रोमिंग के साथ। हमको कुछ ऐसा करने की आवश्यकता है। देखिए इसको एक बार फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, देखा आपने? गौर करिए। चलिए आगे देखते हैं। किसी भी देश में आय में वृद्धि के साथ साथ आधारिक संरचना के संगठन में महत्वपूर्ण परिवर्तन आता है। देखिए जिस तरह से बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होता है, तो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होने के साथ साथ बहुत सारे ऐसी चीज हैं जिनमें चेंजेस आता है। अल्प आय वाले देशों में सिंचाई, परिवहन और बिजली जैसी बुनियादी आर्थिक सुविधा अधिक महत्वपूर्ण है। जैसे जैसे अर्थव्यवस्था परिपक्व होती है, उनकी बुनियादी उपयोगिता मांगों की आपूर्ति होती है, वैसे वैसे अर्थव्यवस्था में कृषि की हिस्सेदारी कम होती जाती है और सेवा से संबंधित आधारिक जो आवश्यकता है वो आपकी चीजें जो है बढ़ती जाती है। यानी कि बेसिकली अगर मैं बात करूं, जैसे जैसे अर्थव्यवस्था ग्रोथ करेगी, एग्रीकल्चर का जो बेसिक पार्ट है वो कम होता चला जाएगा
और लोग आपका सर्विस सेक्टर की तरफ बढ़ते चले जाएंगे। यानी कि कृषि से जो लोड है, जहां पर भारत जनसंख्या 65% से भी ज्यादा, लगभग हमने 85% पढ़ा है, जो लगी हुई है वो डिपेंड हो जाएगी इस पर, आपका सर्विस सेक्टर की तरफ। यही कारण है कि उच्च आय वाले देशों में बिजली और दूरसंचार की आधारिक संरचना का हिस्सा अधिक है। अतः आधारिक संरचना का विकास आर्थिक विकास के साथ होता है। काफी हद तक कृषि सिंचाई सुविधा के लिए पर्याप्त विकास पर आपका निर्भर करती है। क्या करती है? इन सब चीजों पर आपका डिपेंड करती है। आप देखिए, बैलगाड़ी अभी भी ग्रामीण परिवहन का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। ट्रांसपोर्ट के लिए क्या यूज कर रहे हैं आज भी? बैलगाड़ी। अब आप सोच के देखिए कितना दूर है अभी इनके पास आधारिक संरचना। देखा बच्चों, आगे बढ़े, चलिए। औद्योगिक प्रगति बिजली उत्पादन परिवहन संचार के विकास पर निर्भर करती है। अगर आप चाहते हैं कि आपके यहाँ इंडस्ट्रियल आपका डेवलपमेंट हो, ये सारी गतिविधि हो, तो इन गतिविधि के लिए जो हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट है, संरचना का जो आपका निर्भरता है वो बढ़े। और यदि आधारिक संरचना की उचित ध्यान नहीं दिया गया तो अर्थ विकास के गंभीर रुकावटें आएंगी। इस अध्याय में हमारा ध्यान दें 2 प्रकार से आधारिक संरचना की ओर है, जिनका संबंध ऊर्जा और स्वास्थ्य से है। तो हम बेसिकली एनर्जी और हेल्थ के विषय में पढ़ेंगे। ये पार्ट है बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर का। ठीक, तो सबसे पहले इसमें हम बात करने वाले हैं ऊर्जा की। ऊर्जा से बात करने से पहले मैं एक बार पुनः सभी बच्चों से कहता हूं कि एक बार चैप्टर को शुरू से देख लीजिए। कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी, कोई भी कुछ चीज ऐसी है जो आपको समझ नहीं आई है पूरे परिचय में, आप एक बार देख लें, पढ़ लें, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्योंकि यूनिट चेंज हो रही है तो चीजें बढ़ जाएंगी, तो सारा ये आपका बदल जाएगा। क्लियर है? तो इस तरह से आप इन सबको गौर करके देख लीजिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ऊर्जा और हेल्थ के विषय में पढ़ेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।